वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम थूजा ऑक्सीडेंटालिस की पूरी ड्रग पिक्चर को डिकोड करने वाले हैं। मान लीजिए मैं आपका क्लिनिकल मेंटर हूं और हम साथ मिलकर बोर्ड एग्जाम्स और आपकी फ्यूचर क्लिनिक प्रैक्टिस के लिए थूजा को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम बात करेंगे एंटीसाइकोटिक किंग की, हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, फिर अधिकता यानी एक्सेस के फिजिकल और जेनिटो यूरिनरी लक्षणों पर नजर डालेंगे। इसके बाद मियाज्म ऑफ एक्सेस और आखिर में कुछ बहुत ही क्रूशल क्लिनिकल डिफरेंशिएटर्स को देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स हमारी स्टडी के पिलर्स होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एंटीसाइकोटिक किंग, डॉक्टर हैनीमैन की चीफ रेमेडी। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? अगर हम डॉक्टर हैनीमैन के काम को देखें तो साइकोटिक मियाज्म का कॉन्सेप्ट असल में सप्रेस्ड हुए कॉन्स्टिट्यूशनल गोनोरिया के केसेस से निकलकर आया था। आसान भाषा में समझें तो ये मियाज्म शरीर में हर चीज की अधिकता, एक तरह की ओवरग्रोथ और बिना सिफिलिस वाले यौन लक्षणों यानी नॉन सिफिलिटिक वेनेरियल मैनिफेस्टेशंस को दिखाता है। ये एक्सेस वाला वर्ड याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। और इसीलिए अगर किसी क्लिनिशियन को साइकोटिक मियाज्म की एबीसीडी समझनी है तो थूजा से बेहतर कुछ नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोरा को समझने के लिए हम सल्फर पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली। इस मियाज्म के कॉन्सेप्ट में थूजा किंग है और मेडराइनम क्वीन है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन यानी पानी की शारीरिक अधिकता। एक जूनियर प्रैक्टिशनर के तौर पर आपको वॉन ग्रावोगोल का दिया हुआ ये हाइड्रोजनॉइड टर्म हमेशा याद रखना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है शरीर के अंदर पानी का जरूरत से ज्यादा होना। क्लिनिक में पेशेंट को असेस करते वक्त ये एक बहुत ही सॉलिड डायग्नोस्टिक मार्कर साबित होता है। अब सोचिए, अगर शरीर में पहले से ही इतना पानी है तो बाहर की नमी का क्या असर होगा? बहुत ही वायलेंट रिएक्शन। ठंडे, नम और बरसात वाले मौसम में पेशेंट की तकलीफें एकदम से बढ़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही मौसम सूखा या ड्राई होता है उन्हें बहुत रिलीफ मिलता है। ये थूजा की एक बहुत ही कोर कॉन्स्टिट्यूशनल मोडालिटी है जिसे आपको मिस नहीं करना है। ओके, तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, इस अधिकता या एक्सेस के फिजिकल मैनिफेस्टेशंस यानी सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ, ये एक लाइन थूजा की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। अगर मैं इसे सिंपल करूं तो थूजा पैथोलॉजिकल ओवर प्रोडक्शन की नंबर 1 मेडिसिन है। मतलब बॉडी में जहां भी अनावश्यक चीजों का अत्यधिक निर्माण हो रहा है वहां थूजा का रोल पक्का है। आइए इसे एक केस स्टडी से विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए आपके क्लिनिक में एक पेशेंट आता है। उसकी त्वचा पर क्रॉनिक गोभी के फूल जैसे आकार के अनगिनत मस्से, वॉट्स हैं और कई सारे लाइपोमास भी हैं। अब एक बिगिनर इसे सिर्फ एक स्किन का इश्यू मानेगा, लेकिन एक होशियार होम्योपैथ के दिमाग में तुरंत वो एक्सेस वाली साइकोटिक थीम क्लिक करनी चाहिए। ये ट्यूमर सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर बैठे मियाज्म की ओवरग्रोथ का पक्का सबूत है। ऐसे में जब हम थूजा देते हैं तो वो सिर्फ मस्से नहीं हटाती, बल्कि इस पूरे पैथोलॉजिकल ओवर प्रोडक्शन को जड़ से ठीक कर देती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, जेनिटो यूरिनरी क्लिनिकल इंडिकेटर्स। ये थूजा का स्किन के साथ साथ सबसे कोर स्फेयर है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये मियाज्म कॉन्स्टिट्यूशनल गोनोरिया से जुड़ा है, इसलिए क्रॉनिक जेनेटो यूरिनरी शिकायतें आपके लिए बहुत बड़े डायग्नोस्टिक मार्कर्स हैं। इनमें बार बार होने वाले यूटीआईज, सिस्टाइटिस, प्रोस्टेट की शिकायतें और यहाँ तक कि फलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने के कारण होने वाला बांझपन यानी इनफर्टिलिटी भी शामिल है। ये सभी चीज़ें सीधे सीधे साइकोटिक मियाज्म की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहूँगा। जैसे अगर घर की पाइपलाइन ब्लॉक हो जाए तो गंदा पानी वापस बैकफ्लो मारने लगता है, राइट? ठीक उसी तरह थूजा के केसेस में लिम्फैटिक सिस्टम के ब्लॉक होने से बॉडी के नॉर्मल फ्लूइड्स बैक प्रेशर के कारण बहुत ही ज्वलनशील और तीखे यानी एक्रिड हो जाते हैं। ये डिस्चार्जेस पेशेंट को बहुत इरिटेट करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की ओर, द मियाज्म ऑफ एक्सेस। ये सिर्फ फिजिकल लेवल तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये मियाज्म मेंटल स्फीयर में भी गहरी घुसपैठ करता है। जब ओवरथिंकिंग अपने एकदम पीक पर पहुंच जाती है तो वो फिक्स्ड आइडियाज या ओसीडी का रूप ले लेती है। आप कह सकते हैं कि ये मानसिक स्तर पर विचारों की एक साइकोटिक ओवरग्रोथ है।
पेशेंट के दिमाग में अजीबोगरीब फिक्स्ड आइडियाज बैठ जाते हैं, जैसे उसे लगेगा कि उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई है या एलियंस ने उसका अपहरण कर लिया है। वो एक्सट्रीम रिलीजियस भी हो सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैक्सीनोसिस। मान लीजिए किसी को वैक्सीन लगी और उसके साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही ओवर रिएक्ट कर दिया। इसके बाद उसे न्यूरैल्जिया, क्रॉनिक एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स या ट्यूमर हो गए। ऐसी लंबी और जिद्दी बीमारियों के लिए थूजा एक टॉप ग्रेड रेमेडी मानी जाती है। फाइनली हम आ गए हैं हमारे छठे सेक्शन पर, की क्लिनिकल डिफरेंशिएटर्स। बोर्ड एग्जाम्स और क्लिनिक के लिए ये बहुत क्रूशल है। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। लैकिसिस और जिंकम मेट में क्या होता है? जैसे ही मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज शुरू होता है, पेशेंट के दर्द में आराम मिल जाता है। लेकिन थूजा में नो वे। थूजा पेशेंट को डिस्चार्ज शुरू होने के बाद भी लेफ्ट ओवरी के दर्द में कोई राहत नहीं मिलती। एग्जाम्स में और क्लिनिक में ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंशिएटर है जो आपको पता होना चाहिए। एक और आम गलती जो प्रैक्टिशनर्स अक्सर करते हैं, नाम और बारिश वाले मौसम में गठिया या रोमेटिज्म का पेशेंट देखकर वो तुरंत रस्टॉक्स दे देते हैं, लेकिन वो उस गोनोरियल या साइकोटिक बैकग्राउंड को पूरी तरह मिस कर जाते हैं जिसे असल में थूजा की ज़रूरत थी। सिर्फ मौसम देखकर दवा मत दीजिए, हमेशा उस अंडरलाइंग साइकोटिक मियाज़म को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस पूरी ड्रग पिक्चर को समराइज करने के लिए कुछ फाइनल डायग्नोस्टिक मार्कर्स याद रखिए, जैसे कि ये एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, इसका पेशेंट बहुत चिली होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अस्थमा, सोराइसिस जैसे ऑटो इम्यून स्किन इश्यूज और यहाँ तक कि स्मॉल पॉक्स के प्रिवेंशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन सब को मिला दे तो थूजा की पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगली बार जब आप अपने क्लिनिक में किसी पेशेंट को कंसल्ट करें तो खुद से ज़रूर पूछिएगा, क्या ये जो लक्षण दिख रहा है वो सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम है या फिर ये वो अधिकता का मियाज़म है जो खुद को इस तरह से बाहर निकाल रहा है। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इसी सवाल का सही जवाब आपको एक परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन तक ले जाएगा। हैप्पी हीलिंग।